दोस्तों, दुनिया में कई बड़े बड़े एम्पायर्स हुए हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग रीजन्स में ये एम्पायर्स इमर्ज हुए, एक्सपैंड हुए, फिर एक समय के बाद इवेंचुअली कमजोर होना शुरू हुए और इनका डिक्लाइन हो गया। इन्हें किसी और एम्पायर ने रिप्लेस कर दिया। इतिहास में हमें देखने को मिलता है कि बड़े से बड़ा एम्पायर जो किसी वक्त बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, वो भी एक समय के बाद कमजोर हुआ और उसका अंत हो गया। रोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, ऐसे कई उदाहरण हैं। आजकल अमेरिकन एम्पायर के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपने डिक्लाइन फेज में है। ध्यान दीजिएगा, मैंने डिक्लाइन फेज कहा। एम्पायर्स के ये फेजेस क्या हैं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, दरअसल इतिहास में हमें कुछ ऐसे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं जो रिपीट होते हैं। बेसिकली ऐसा देखा गया है कि कठिन परिस्थितियां और हार्डशिप से स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज इमर्ज होती हैं। अपने डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ, करेज और कॉन्फिडेंस से फिर वो वेल्थ और पावर जनरेट करती हैं, सक्सेस पाती हैं। फिर ग्रेजुअली इस वेल्थ और सक्सेस से कंफर्ट आती है। कंफर्ट से धीरे धीरे डिसिप्लिन वीक होता है और इवेंचुअली इसी वीकनेस से डिक्लाइन आ जाता है। ऐसा देखा गया है कि पास्ट में तमाम एम्पायर्स इसी साइकिल से होकर गुजरे हैं। जॉन ग्लब, जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर और स्कॉलर थे, उन्होंने इस साइकिल को 6 स्टेजेस में सिंप्लीफाई किया था। ग्लब ने 1976 में एक ऐसे लिखा था। इस ऐसे का नाम था द फेट ऑफ एम्पायर्स। इसमें उन्होंने समझाने के लिए एम्पायर्स के राइज एंड फॉल को 6 फेजेस में बांटा था। आज इस वीडियो में हम एम्पायर्स के राइज एंड फॉल के इसी पैटर्न पर नजर डालेंगे। ग्लब की उन 6 स्टेजेस की बात करेंगे जो बड़े से बड़े एम्पायर के लाइफ स्पैन में देखी गई हैं, और ग्लब के मॉडल से अमेरिकन एम्पायर के डिक्लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ब्लैक बोर्ड पर समझते हैं। जॉन ग्लब, ब्रिटिश सोल्जर और स्कॉलर, इनका एस्से था द फेट ऑफ एम्पायर्स। इस एस्से में उनका आर्ग्यूमेंट था कि पावरफुल एम्पायर्स एक साइकिल फॉलो करते हैं। इस साइकिल में 6 स्टेजेस होती हैं। उनका ऑब्जर्वेशन था कि ज़्यादातर एम्पायर्स लगभग 10 जनरेशन्स यानी लगभग 250 साल तक सर्वाइव करते हैं। इसके बाद वो अंदर से कमज़ोर होकर कोलैप्स हो जाते हैं। इसके पीछे ग्लब का तर्क था कि शुरुआत में सोसाइटीज़ एनर्जेटिक होती हैं, डिसिप्लिन्ड होती हैं और सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होती हैं। उन्होंने काफ़ी कठिन परिस्थितियों का सामना किया होता है। यही डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट, यही कठिन जिंदगी लोगों को डिसिप्लिन्ड बना देती है, उनके अंदर करेज जगा देती है, उनका एंड्योरेंस बढ़ा देती है और उनके अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी का संचार करती है। ये हाईली मोटिवेटेड और टफ सोसाइटीज़ एक नए एम्पायर की नींव रखती हैं। ये होती है एम्पायर की पहली स्टेज, बर्थ स्टेज। ग्लब इसे पायनियर्स की स्टेज कहते हैं। इसमें पायनियर्स के एफर्ट से एक नए एम्पायर का जन्म होता है। इस फेज में कठिन परिस्थितियों का सामना करके मजबूत हुए लोग अपने सर्वाइवल के लिए आपस में यूनाइट होते हैं। ये हाईली ड्रिवन और मोटिवेटेड लोग ड्यूटी और ऑनर के लिए पर्सनल सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार होते हैं। करप्शन बहुत लो होता है। ध्यान एम्पायर के एक्सपेंशन पर होता है। इससे एग्जिस्टिंग पावर वैक्यूम फिलअप हो जाता है और शुरुआत होती है एक नए एम्पायर की। तो जब एक बार पायनियर्स ने नींव रख दी तो इसके बाद क्या होगा? एक्सपेंशन, कॉन्क्वेस्ट्स। तो सेकेंड स्टेज है कॉन्क्वेस्ट की स्टेज। इसमें पायनियर सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड होकर एक्सपैंड होना शुरू करती है। लोगों में एम्बिशन जगता है, सोसाइटल प्राइड जगती है। वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, डिसिप्लिन और एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस की मदद से टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते हैं। वीक और डिवाइडेड सोसाइटीज़ के ऊपर जीत प्राप्त करते हैं। मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होने लगता है। डोमिनेंस स्थापित होने की शुरुआत होने लगती है। सारा ध्यान अपने कलेक्टिव मिशन पर होता है। तो पहली स्टेज हो गई पायनियर स्टेज, इसमें एम्पायर का जन्म हुआ। दूसरी स्टेज है कॉन्क्वेस्ट स्टेज, इसमें एम्पायर का एक्सपेंशन होने लगा। इसके बाद आती है तीसरी स्टेज, कॉमर्स स्टेज। इस स्टेज में वेल्थ क्रिएशन पर फोकस किया जाता है। अब ह्यूज वेल्थ कैसे क्रिएट होगी? ट्रेड डोमिनेंस के जरिए। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ट्रेड रूट्स को एक्सपैंड किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश की जाती है। जैसे रोमन्स ने यूरोप और मेडिटेरेनियन के अक्रॉस ट्रेड नेटवर्क्स को कंट्रोल किया। 18वीं 19वीं सदी में डिफरेंट कॉलोनियल पावर्स के बीच ग्लोबल सी ट्रेड को कंट्रोल करने की होड़ लगी रहती थी। ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज़ आपस में भिड़ते रहते थे। ट्रेड डोमिनेंस के लिए कॉलोनियल वॉर्स होते रहते थे, क्योंकि व्यापार किसी भी साम्राज्य की बैकबोन होता है। ट्रेड नेटवर्क्स पर कंट्रोल ही इमेंस वेल्थ जनरेट करके देता है, मिलिट्री माइट में इजाफा करता है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो तीसरी स्टेज में ट्रेड डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश की जाती है। फाइनेंशियल इनोवेशन देखने को मिलता है, बैंकिंग ग्रो होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरता है। बिकॉज ट्रेड को सस्टेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगेगा ही। रोड्स, पोर्ट्स, कैनाल्स, रेलवेज एक्सेट्रा, ये सब इम्प्रूव होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है, वेल्थ बढ़ने लगती है।
मर्चेंट क्लास राइज होती है। एक नई सोशल क्लास उभरती है जो वेल्थ और इन्फ्लुएंस हासिल करती है। ग्लब के अनुसार यहाँ से एक बड़े बदलाव की शुरुआत होने लगती है। पैसे के इक्वेशन में आते ही एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। जो सोसाइटीज़ पहले डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस, ऑनर और ड्यूटी को प्रेफरेंस देती थी, वो अब प्रॉफिट को ज़्यादा वैल्यू करने लगती हैं। प्रॉफिट के लिए रिसोर्सेज और लेबर का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ने लगता है। तीसरी स्टेज, कॉमर्स स्टेज की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके बाद आती है चौथी स्टेज, एफ्लुएंस की स्टेज। तीसरी स्टेज में लोग प्रॉफिट को सैक्रिफाइस से ज़्यादा वैल्यू करने लगते हैं और चौथी स्टेज तक आते आते वेल्थ लोगों का मेन सोशल गोल बन जाती है। नई जनरेशन्स जो प्रॉस्पेरिटी में जन्म लेती हैं, उन्हें पुरानी जनरेशन्स की हार्डशिप्स और स्ट्रगल याद नहीं रहता, बिकॉज उन्होंने डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट देखा ही नहीं होता है। वो कंफर्ट में जन्म लेती हैं। तो जब आरामदायक परिस्थितियां होती हैं, हर सुख सुविधा मौजूद होती है, तो ग्लब के अनुसार ऐसा समाज डिसिप्लिन खोने लगता है, कलेक्टिव पर्पस को भूलने लगता है, सिविक ड्यूटी और सैक्रिफाइस की भावना कम होने लगती है, मिलिट्री स्पिरिट गिरने लगती है, कॉम्प्लेसेंसी आने लगती है, लग्जरी का कल्चर और कंज्यूमरिज्म बढ़ने लगता है, ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट की तरफ जाने लगता है। एंटरटेनमेंट, कंजम्पशन, सेलिब्रिटी कल्चर, ब्रांडिंग इत्यादि पब्लिक लाइफ को डोमिनेट करने लगते हैं। एक तरह से सारा ध्यान अपनी इमेंस वेल्थ के एंजॉयमेंट की तरफ रहता है। तो ये ग्लब का ऑब्जर्वेशन था कि एक समाज डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस की भावना से कंफर्ट और एंजॉयमेंट की तरफ बढ़ता है और अपनी मजबूती खोने लगता है। एक यूनाइटेड और पर्पस ड्रिवन सोसाइटी इनॉर्मसली वेल्दी होने के बाद कॉम्प्लेसेंट होने लगती है। चौथी स्टेज, एफ्लुएंस की स्टेज के बाद आती है पांचवी स्टेज, इंटेलेक्ट की स्टेज। अब तक एम्पायर काफ़ी वेल्दी हो चुका होता है, हाईली एडवांस हो चुका होता है, क्रिएटिविटी की पीक पर होता है, साइंस, फिलॉसफी, आर्ट्स, एजुकेशन सब कुछ फ्लरिश कर रहे होते हैं, एकेडमिक ग्रोथ हो रही होती है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा होता है, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही होती हैं। हेंस द नेम इंटेलेक्ट स्टेज। ग्लब इस स्टेज को किसी भी सोसाइटी के डिक्लाइन की शुरुआत की तरह देखते हैं। उनका मानना है कि इंटेलेक्चुअलिज्म के कारण ट्रेडिशनल वैल्यूज़ कमज़ोर होने लगती हैं। करेज, डिसिप्लिन और लॉयल्टी जैसी ट्रेडिशनल वर्च्यूज़ को इंटेलेक्चुअल डिबेट्स रिप्लेस करने लगती हैं। वैल्यूज़ में शिफ्ट देखने को मिलता है। कलेक्टिव यूनिटी और शेयर्ड वैल्यूज़ कमज़ोर होने लगती हैं। इंटेलेक्चुअल एलीट्स एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी को चैलेंज करने लगते हैं। इससे समाज में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। समाज में पोलराइजेशन बढ़ने लगता है। नतीजा होता है लॉस ऑफ यूनिटी। समाज में इनइक्वालिटी भी बढ़ने लगती है। एलीट्स और आम लोगों के बीच का गैप बढ़ने लगता है। इंटेलेक्चुअलिज्म के कारण आए एक्सेसिव क्रिटिसिज्म, सिनिसिज्म और डिविजन से समाज का कोहेजन और रेजिलियंस कमज़ोर होने लगता है। एम्पायर के डिक्लाइन की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद आती है छठवीं और फाइनल स्टेज, डेकेडेंस की स्टेज। यहाँ एम्पायर इंटरनली कमज़ोर हो चुका होता है। लोग कलेक्टिव सर्वाइवल के बजाय अपनी प्राइवेट कंफर्ट को प्रायोरिटी देने लगते हैं। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को जैसे लोग भूलने से लगते हैं। लग्जरी, कंफर्ट और एंटरटेनमेंट से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। समाज में पोलराइजेशन बहुत बढ़ चुका होता है। शेयर्ड आइडेंटिटी बैक सीट पर चली जाती है। करप्शन एक्सट्रीम लेवल्स पर पहुंच जाता है। ट्रस्ट डिक्लाइन होने लगती है। डेकेडेंस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक होती है सेल्फिशनेस, लव ऑफ मनी और लॉस ऑफ ड्यूटी। लोगों में हार्डशिप और सैक्रिफाइस की भावना जैसे खो सी जाती है। ऐसे में मिलिट्री और पॉलिटिकल फ्रेजिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट बढ़ जाता है। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन बढ़ जाता है। ये सब इवेंचुअली एम्पायर के कोलैप्स का कारण बनता है। एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और कोई और फाउंडिंग स्पिरिट से भरी हुई राइजिंग पावर उसे रिप्लेस कर देती है। इस प्रकार ये साइकिल चलती रहती है। ये जो पूरी साइकिल है, ये जो 6 स्टेजेस हैं, ग्लब के अनुसार ये रफली 10 जनरेशन्स तक लास्ट करती हैं। 10 जनरेशन्स या लगभग 250 साल। दोस्तों, ये कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये जॉन ग्लब का अपना ऑब्जर्वेशन है। बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि कठिन परिस्थितियों से लोग स्ट्रांग बनते हैं, फिर वेल्थ और कंफर्ट से वो सॉफ्ट हो जाते हैं और कोई और स्ट्रांग लोग उन्हें रिप्लेस कर देते हैं। ऑब्वियसली रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ग्लब ने समझाने के लिए बस इसे सिंप्लीफाई करके बताया है। जाहिर है कोई भी एक मॉडल सारे एम्पायर्स के कोलैप्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एम्पायर्स के कोलैप्स के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे ज्योग्राफी, फॉरेन इन्वेजन्स, क्लाइमेट चेंज, डिजीज़, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स, रिसोर्स शॉर्टेज एक्सेट्रा। ज़रूरी नहीं कि ये 250 साल वाली टाइमलाइन स्ट्रिक्टली लागू हो। बाइजेंटीन एम्पायर तो 1000 साल से ज़्यादा समय तक चला था। रोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर सभी 250 साल से ज़्यादा चले थे। तो एम्पायर्स अडैप्ट भी करते हैं और कई बार रिफॉर्म्स के ज़रिए
खुद को स्ट्रेच करने में सफल भी हो जाते हैं। तो यह 250 साल वाला कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। फिर यह भी आवश्यक नहीं है कि एडवांस सोसाइटीज़, इंटेलेक्चुअल सोसाइटीज़ हमेशा डिके की तरफ ही बढ़े। एडवांस सोसाइटीज़ इनोवेटिव, रेजिलियंट और पीसफुल भी हो सकती हैं। तो ग्लब की थ्योरी एक पैटर्न ज़रूर डिस्क्राइब करती है, बट यह थ्योरी प्रिसाइसली प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि कब एक एम्पायर डिक्लाइन करेगा। कई एम्पायर्स क्राइसिस के बाद रिकवर भी कर जाते हैं। कई एम्पायर्स खुद को टेक्नोलॉजिकली और पॉलिटिकली रीइन्वेंट भी कर लेते हैं। तो हिस्ट्री हमेशा लीनियर नहीं होती। अब ग्लब के मॉडल के लेंस से अमेरिकन एम्पायर को व्यू करें तो अमेरिका को 250 साल हो गए हैं। यह भी सच है कि आज की अमेरिकन सोसाइटी में हमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन के साइंस दिखाई पड़ते हैं। हाई कंज्यूमरिज्म दिखाई पड़ता है, इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रस्ट दिखाई पड़ता है, रैम्पेंट करप्शन और कल्चरल फ्रैगमेंटेशन भी दिखाई पड़ता है। यूएस गवर्नमेंट डेट अपने रिकॉर्ड स्तर पे है। वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन और इनइक्वालिटी इनसेन लेवल्स पर पहुंच चुकी है। मीडिया, कांग्रेस, कॉरपोरेशंस पर सिविक ट्रस्ट डिक्लाइन हो रही है। पर्सनल कंफर्ट और एंटरटेनमेंट सिविक ड्यूटी और नेशनल कोहेजन से ज़्यादा मैटर कर रहा है। कलेक्टिव रेजिलियंस कमज़ोर है। तो इसके चलते काफ़ी स्कॉलर्स का मानना है कि अमेरिकन एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है। बट कई अन्य स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि अमेरिकन एम्पायर सिंपली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अभी भी वो एक्स्ट्रॉर्डिनरीली पावरफुल है। अमेरिका की मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप काफ़ी स्ट्रांग है। तो डेफिनेटली चाइना का राइज देखने को मिल रहा है, बट ये अभी नहीं कहा जा सकता कि अमेरिकन एम्पायर कब कोलैप्स होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अमेरिका की विश्व में जो मिलिट्री, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल डोमिनेंस रही है, इस स्तर की डोमिनेंस आज से पहले कभी भी देखी नहीं गई थी। अमेरिकन मिलिट्री की ग्लोबल रीच अनमैच्ड है। यूएस डॉलर की डोमिनेंस अनपैरेलल्ड है। यूएस की सॉफ्ट पावर इमेंस है। तो अमेरिकन एम्पायर का डिक्लाइन उसके अडेप्टेबिलिटी और री इन्वेंट करने की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। अमेरिकन एम्पायर पास्ट के एम्पायर्स की तुलना में फंडामेंटली डिफरेंट है। आज इक्वेशन में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एआई है, कॉम्प्लेक्स डिजिटल नेटवर्क्स और सप्लाई चेन्स हैं। वो सब कुछ जो कि आज से पहले के एम्पायर्स में नहीं था। तो जो अमेरिकन एम्पायर के डिक्लाइन की बात की जाती है वो रिलेटिव डिक्लाइन है, न कि कंप्लीट कोलैप्स। ये ज़रूर हो सकता है कि अमेरिका राइवल्स के राइज की वजह से विथ टाइम लेस डोमिनेंट हो जाए, बट इट इज़ हाईली लाइकली कि वो स्टिल काफ़ी टाइम तक एक पावरफुल स्टेट बना रहेगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक शक्तिशाली पोल अवश्य रहेगा।